देखो कंसेप्ट से शुरू करते हैं फोरकास्टिंग के। 32 नंबर के पेज पे NAW लिखा है ने वो वाला। देखिए, फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलेवेंट इवेंट्स ऑफ फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ देयर पास्ट। यानी मतलब पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर को देख के हम फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में एस्टिमेशन करते हैं। द फ्यूचर कैन नॉट बी प्रोब्ड। प्रोब्ड यानी समझा नहीं जा सकता, लुक्ड इनटू यानी देखा नहीं जा सकता, अनलेस वन नोज हाउ द इवेंट्स हैव अकर्ड इन द पास्ट। यानी पुराने इवेंट्स को देखे बिना और प्रेजेंट इवेंट को समझे बिना तुम फ्यूचर के बारे में समझ नहीं सकते। Thus, the past and present analysis of events provides information about their present future occurrence। तो पास्ट और प्रेजेंट से तुमको क्या पता चलता है? फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में पता चलता है। सिंस फोरकास्टिंग में रिक्वायर द यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, सम पर्सन्स इक्वेट इक्वेट मतलब उसको इक्वल समझते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसा ही समझते हो उसको। एग्जाम्पल, नीटर एंड वेजरमैन हैव डिफाइंड फोरकास्टिंग एज फॉलोज। बिजनेस फोरकास्टिंग रिफर्स टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखो इसमें क्या बोला गया, इसको कनेक्ट किया गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ में, ऑफ द पास्ट एंड करंट मूवमेंट इन द गिवन टाइम सीरीज सो एज टू ऑब्टेन क्लूज अबाउट द फ्यूचर पैटर्न्स ऑफ दोज मूवमेंट। यानी फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में समझाया जाएगा अपने प्रेजेंट की इवेंट को और पास्ट की इवेंट को ध्यान में रख के। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी के सेप फोरकास्टिंग के अंदर आपको सेम टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल, प्रिडिक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन में नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन का प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाओ, एजम्पशन, बराबर। तो मतलब उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की तो जरूरत भी ना पड़े। ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फोरकास्टिंग कैन बी आइडेंटिफाइड। देखो पहले, फोरकास्टिंग रिलेट्स टू फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट के साथ कनेक्टेड है। दिस इज नीडेड फॉर प्लानिंग प्रोसेस बिकॉज इट डिवाइसेस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इससे क्या पता चलता है फ्यूचर में होने वाले कुछ एक्टिविटीज के बारे में। डिवाइसेस का मतलब वो टूल की तरह काम करता है, वो एक टूल की तरह से मतलब एक साधन की तरह से काम करता है, उसको डिवाइस बोला जाता है। एंड फोरकास्टिंग डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। भाई कितना चांस है उसको प्रोबेबिलिटी बोलेंगे फ्यूचर में होने वाले इवेंट के। तो इसका मतलब प्रिसाइसली कुछ हद तक यानी क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स कैसी होगी। फोरकास्टिंग इज मेड बाय एनालाइजिंग द पास्ट। पास्ट को एनालाइज करेंगे, प्रेजेंट को समझेंगे, उसके बाद में हम उसके जितने भी फैक्टर्स है उसको समझ के हम डिसाइड करेंगे। फिर फोर्थ में लिखा है द एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स में रिक्वायर द यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक। इसको एनालाइज करना, इसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, यानी स्टैटिस्टिक्स के बिना नहीं चल सकता ये। हाउएवर फिर भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन कई बार इसमें मदद करता है। अब देखो इंपॉर्टेंस चार है। द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग इज अपेरेंट। अपेरेंट मतलब समझ पाएंगे हम। फ्रॉम द की रोल इट प्लेज इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, in fact, particularly in planning process, in fact every decision in the organization is based on some sort of forecasting। हर डिसीजन फोरकास्टिंग पे डिपेंड करता है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग वेज। एक तो प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन यानी क्या, स्टार्ट करना ऑर्गेनाइजेशन को। और एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव विच कैन बी अचीव्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज को ध्यान में रख के हम उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। व्हाट एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म, वो डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड आउटकम यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा इसके ऊपर पता चलता है। सिंस एक्सपेक्टेड आउटकम डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर इवेंट पे। एंड द वे इन विच एन एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म, और साथ में किस तरह से एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर। फोरकास्टिंग ऑफ इवेंट फ्यूचर इवेंट्स इज ऑफ डायरेक्ट रेलेवेंस। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इन अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव। दस इवन बिफोर एस्टैब्लिशिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रमोटर को पता होना चाहिए कि कौन से अलग अलग फैक्टर से एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी आने वाले वक्त के अंदर अलग तरह से बिहेव करेंगे। अ सक्सेसफुल प्रमोटर इज द वन हु कैन फोरकास्ट व्हाट विल हैपन। क्या होने वाला उसको अगर समझ पाए वही सक्सेसफुल है। इनफैक्ट मेनी एंटरप्रेन्योर्स प्रोजेक्ट द शेप ऑफ थिंग्स टू कम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड टेक द एडवांटेज। कई लोगों को अपने अनुभव से पता चल जाता है और वो आने वाली चीजों को अपने हिसाब से ढाल पाते हैं। अब की टू प्लानिंग फोरकास्टिंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मतलब जरूरी वस्तु ऑफ प्लानिंग। इट इज की टू प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग डिसाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग से फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटी पता चलेगी। हाउएवर दिस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब खाली जगह पे नहीं होगा ये, बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशन। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये होता है, कुछ परिस्थितियां बदलेगी इसलिए। अनलेस द मैनेजर्स नो दिस कंडीशन, तो मैनेजर को ये सारी कंडीशंस के बारे में समझना पड़ेगा। दे कैन नॉट गो फॉर इफेक्टिव प्लानिंग और इवन प्लानिंग एट ऑल। तो जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक वो प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। फोरकास्टिंग जनरेट्स, जनरेट्स मतलब शुरू करता है प्लानिंग प्रोसेस को। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। प्लानिंग प्रेमिसेस यानी प्लानिंग के एजम्पशन, कि प्लानिंग कौन से एजम्पशन के ऊपर ध्यान रख के किया गया है। विद इन विच मैनेजर्स कैन एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैनेजर जो भी एनालाइज करेंगे वो क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होता है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब मैनेजर को खुद को पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीजों में ज्यादा एक्सपर्ट है और कौन सी चीजों के अंदर वो यानी वीक है, वो उसको पहले से पता होना चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहले से डिसाइड करेगा और उसके बेस के ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा इन एडवांस बिफोर एक्चुअली दे आर पुट आउट ऑफ मार्केट। फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ फ्यूचर कंडीशन। ये आपको पता चलाता है कि फ्यूचर में होने वाली कंडीशंस कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ चेंज, कंज्यूमर के प्रेफरेंस में अगर चेंज आएगा यानी कंज्यूमर की पसंद नापसंद अगर बदल जाएगी, मतलब वो लोग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को पसंद करना चालू कर देंगे यानी अपनी जगह पे दूसरी प्रोडक्ट को पसंद करना चालू कर देंगे। तो उसको कॉम्बैट यानी उसका सामना करने के लिए, कॉम्बैट यानी सामना करने के लिए हमको सूटेबल मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। सपोज वाइल कंडीशंस आर स्टिल प्रॉस्परस फॉर, ये जाने दे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अपने नहीं करना है। एग्जाम्पल अपने अवॉइड करेंगे इसके अंदर। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स द वे फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। दो इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करता, ये इनडायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किस तरह से। देखो फोरकास्टिंग रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन। आपके पास मैंने आगे भी समझाया दो अलग अलग फैक्टर्स, एक इंटरनल फैक्टर दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स आपके कंट्रोल में होते हैं बराबर, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कंट्रोल से बाहर है। जो भी इंफॉर्मेशन अपने कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस इंटरनल बिसाइड द एक्सटर्नल सोर्सेज, thus almost all units of organization are involved in this process, which provides interactive opportunities for better utility and coordination in the planning process। मतलब तुम अगर प्लानिंग प्रोसेस को यूनिटी, बेटर यूनिटी है सॉरी, एंड कोऑर्डिनेशन, यूनिटी यानी सबको एक मिला के चलना पड़ेगा। इसीलिए कोऑर्डिनेट करना इसका मतलब क्या होता है कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करो, इसको कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। तो यूनिटी में काम करना और प्लानिंग प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन के साथ में चलाना, ये सब कौन ये तय करवाता है? फोरकास्टिंग। सिमिलरली फोरकास्टिंग कैन प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। इंफॉर्मेशन किसके बारे में कि फ्यूचर में कौन सी चीज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, उसके बारे में आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि मैनेजर को अपनी वीकनेस के बारे में पहले से पता है। इसलिए वो उन जगह के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखेंगे जहां पे उनको लगता है कि उनकी वीकनेस है। और इसके बाद आता है सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्क एंड हैव टू वर्क विद इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इंडस्ट्री। देखो उनको किसके अंदर काम करना पड़ेगा? अप्स एंड डाउन्स ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में आने वाले उतार चढ़ाव उनको देखने पड़ेंगे। इनफैक्ट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। प्रॉफिट किसके लिए होता है? प्रॉफिट रिस्क बेयर करने की अपॉर्चुनिटीज है ना तुम्हारे लिए, और अनसर्टेनिटी का अपने जो जो भी अनसर्टेनिटी अपने फेस करते हैं, अनसर्टेनिटी यानी अचौकसता, अनिश्चितता। द रिस्क डिपेंड्स ऑन फ्यूचर हैपनिंग्स एंड फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स हेल्प
टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अब ये रिस्क कहाँ पे आता है कि जब अपने को फ्यूचर में होने वाली कोई एक्टिविटी के बारे में पहले से अंदाजा ना लगे, लेकिन फोरकास्टिंग इन्हीं चीजों के बारे में आपको पता था। दो फोरकास्टिंग डज नॉट चेक द फ्यूचर हैपनिंग, यानी फ्यूचर में होने वाली चीजों को रोक नहीं पाता। चेक यानी रोकना, वो रोक तो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम वो क्लू यानी वो आपको अंदाजा तो लगा के देगा ना। और आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, कितने ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, विकल्प अवेलेबल है, उसके बारे में वो आपको पहले से अंदाजा दे देगा। मैनेजर कैन सेव their business and face the unfortunate happenings if they know in advance what is going to happen। उनको अगर पहले से पता हो कि क्या फ्यूचर में होने वाला है, तो वो ये काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। द बिजनेस कैन बी सेव्ड फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल मतलब, ट्रेड साइकिल यानी इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, ये सब जो आता है ना, यानी तेजी मंदी का माहौल जो आता है, उससे बचने के लिए अ मैनेजर कैन जस्ट वर्क लाइक अ नेविगेटर। नेविगेटर यानी मतलब क्या, दिशा बताने वाला, उसको नेविगेटर बोलेंगे। अ नेविगेटर कैन नॉट कंट्रोल द सी, ये जाने दें। ये मैनेजर कैन वर्क लाइक अ नेविगेटर तक बराबर है। फिर इसके बाद में ये दो जो लाइंस है वो नहीं करनी है। अब ये तो तुम्हारे इंपॉर्टेंस हुए, लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं है कि हमेशा फोरकास्टिंग काम लगता है। कुछ जगह पे लिमिटेशंस भी आते हैं, यानी उसकी मर्यादा भी है। नो डाउट फोरकास्टिंग इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, उसके बिना चलेगा नहीं, बट इट शुड नॉट बी कंक्लूडेड दैट फोरकास्टिंग ये अकेला एलिमेंट है विच गोज इनटू प्लानिंग एंड अदर एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर एज्यूमिंग द बिहेवियर ऑफ सर्टेन इवेंट्स विच मे नॉट बी फुल्ली ट्रू। कुछ इवेंट ऐसी है ना कि जो शायद सही ना भी हो, लेकिन उसके बेस के ऊपर आपको फोरकास्टिंग करना पड़ता है। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज ऑलवेज पुट लिमिटेशंस ऑन प्लानिंग। फ्यूचर में होने वाली चीजें हमेशा प्लानिंग को रोकती है। तो अगर फ्यूचर को बराबर से प्रिडिक्ट ना किया, तो मैनेजर्स को क्या होना, जितनी भी चीजें उन्होंने की है, जितनी भी मेहनत की है, वो सबकी सब धरी की धरी रह जाएगी। तो अब यहाँ देखें कि फोरकास्टिंग में सबसे पहला लिमिटेशन क्या होता है कि इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। एजम्पशन यानी धारणा ऊपर आधारित है। इट मियरली सजेस्ट दैट कि इफ एन इवेंट हैज हैपेंड दिस वे इन द पास्ट, यानी इस तरह से अगर पास में हुआ है, तो शायद फ्यूचर में भी ऐसा होगा, हमने ऐसा सोचा है। द बेसिक एजम्पशन बिहाइंड दिस इज दैट इवेंट्स डू नॉट चेंज हैफाजार्डली। हैफाजार्डली यानी गमे तेम करीने, जैसी वैसी तरह से बोले उसको हैफाजार्डली बोलेंगे। एंड स्पीडीली, बट चेंज ऑन अ रेगुलर पैटर्न। हमने ऐसा सोच के रखा है कि रेगुलरली होती जाएगी, धीमे धीमे चेंज होगा। दिस assumption may not hold good. In fact, there are various factors which go into determining the occurrence of an event। कई बार ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको फ्यूचर में होने वाली इवेंट के बारे में, अकरेंस मतलब घटना बनवी, द बिहेवियर ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स में नॉट बी सिमिलर। ये सारे फैक्टर्स का बिहेवियर शायद सेम ना भी हो। अ चेंज इन अ पर्टिकुलर फैक्टर में बी सो अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल यानी अंदाजा ना लगा सके। एंड इम्पोर्टेंट दैट इट मे अफेक्ट द टोटल बिजनेस सिचुएशन। हमने जो सोचा ही नहीं वैसा अगर कुछ हो गया तो, बराबर। अब ये फॉर एग्जाम्पल जाने दो। ये बुक है समझो, और बुक के अंदर जो भी एक्सप्लेन किया जाता है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है, बराबर, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हर चीज लिखने की इसमें से जरूरत नहीं होती है। अब नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये हर बार सही नहीं होता। एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब क्या, जो हर बार सही हो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब फोरकास्ट आर नॉट ऑलवेज ट्रू, दे मियरली इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ फ्यूचर हैपनिंग। यानी ऐसा होगा फ्यूचर में, ऐसा खाली बता रहे हैं। दिस इज सो बिकॉज द फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर मेकिंग फोरकास्ट, यानी जिन चीजों को ध्यान में रख के तुमने फोरकास्टिंग किया है, आर अफेक्टेड बाय ह्यूमन फैक्टर। लेकिन ये सारी चीजें इंसान के ऊपर डिपेंड करती है, और इंसान का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब समझ नहीं पाते अपने। वेरियस टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग सजेस्ट द रिलेशनशिप अमोंग वेरियस नोन फैक्ट। They can project the future trends, but cannot guarantee that these would happen in future। वो कभी बता नहीं पाएंगे कि फ्यूचर में ये चीज होगी ही। मोर इज द पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग, हायर इज द डिग्री ऑफ एरर। तुम अगर 10 साल का फोरकास्टिंग करोगे तो बड़ी गलती होगी, 1 साल के फोरकास्टिंग में कम गलतियां होगी, क्योंकि 1 साल
इंसान बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन 10 साल में कोई भी बदल सकता है। Therefore, it has been commented that the only thing you can be sure about any forecast is that it will contain some error. यानी फोरकास्ट में एक चीज तो हमेशा रहेगी, और वो क्या, उसमें गलतियां होगी, एरर यानी गलतियां होगी। Therefore, while using forecast, manager should take these into consideration, these fact into consideration। ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर, time and cost factor is also important aspect of forecasting. While the above factors speak of limitations inherent in forecasting, time and cost factor suggest the degree to which an organization will go for formal forecasting. For making forecast of any event, कुछ information और data की जरूरत पड़ती है। Some of these may be in highly disorganized form, सम में भी इन क्वालिटेटिव फॉर्म। डिसऑर्गेनाइज मतलब इधर उधर से आपको डेटा इकट्ठा करना पड़े, और कुछ डेटा क्वालिटेटिव होता है, मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और क्वालिटी हमेशा इन्हें मेजर नहीं की जा सकती, उसको मापा नहीं जा सकता। एंड द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कन्वर्जन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा इनटू क्वांटिटेटिव, इसमें टाइम और मनी दोनों ही जाते हैं, पैसा भी लगता है और आपको टाइम भी लगेगा, क्योंकि आपको क्वालिटी में से क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट करना है। Therefore, managers have to ट्रेड ऑफ यानी बैलेंस करना पड़ता है द कॉस्ट इन्वॉल्व इन फोरकास्टिंग एंड रिजल्टेंट बेनिफिट, और उससे होने वाले बेनिफिट दोनों के बीच में उनको बैलेंस करना पड़ता है, और उनको समझना पड़ता है कि फोरकास्टिंग से फायदा ज्यादा होता है कि उसमें खर्चा ज्यादा होता है। दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट गो फॉर फॉर्मल सिस्टम ऑफ फोरकास्टिंग। तो कुछ छोटे ऑर्गेनाइजेशन तो ये करते ही नहीं है फोरकास्टिंग वगैरह। चलो, डिसीजन मेकिंग देखो, डिसीजन का मतलब लोपेज इज डिफाइंड अ डिसीजन एज फॉलोज। अ डिसीजन रिप्रेजेंट्स अ जजमेंट, अ फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नीड्स, मीन्स और गोल्स, एंड अ कमिटमेंट टू एक्शन मेड इन फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इवन इरेशनैलिटी। कितनी चीजें बताया गया है। देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नीड, डिसीजन कब लेना पड़ता है, जब तुमको दो चीजों की जरूरत है, उसमें से एक सिलेक्ट करनी है, बराबर ने, दो चीजों की जरूरत है, इसमें से एक सिलेक्ट करनी है। मींस तुम्हारे पास दो साधन है, उसमें से एक साधन सिलेक्ट करना है। तुम्हारे पास दो गोल्स है, उसमें से एक गोल सिलेक्ट करना है। यानी जब सिलेक्शन आता है तब डिसीजन आता है। एंड अ कमिटमेंट ऑफ एक्शन मेड इन फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। कई बार हमारे सामने अनसर्टेनिटी मतलब हमको पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे सामने इतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती है कि उसमें से कौन सी एक्टिविटी पहली करे वो समझ में नहीं आता है। और कई बार इरेशनैलिटी, यानी समझदारी के बिना काम किया जाए, उसको इरेशनैलिटी बोला जाता है, बराबर ने। इन सब में से इन सब को हटा के हमको बेस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको डिसीजन लेना पड़ता है। अब डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस टू अराइव एट अ डिसीजन। डिसीजन लेना डिसीजन मेकिंग समझाता है। अब shall at all have defined decision making as follows। decision making is a, पहले क्या लिखा है, कॉन्शियस ह्यूमन प्रोसेस, मतलब दिमाग चलाना पड़ता है उसके अंदर, कॉन्शियस यानी सभानपने कराई, बराबर। इन्वॉल्विंग बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल फिनोमिनन, दो अलग अलग फिनोमिनन, फिनोमिनन यानी कंसेप्ट, दो कंसेप्ट है। सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल को भी ध्यान में रखना है। बेस्ड अपॉन फैक्चुअल एंड वैल्यू प्रेमिसिस, फैक्चुअल यानी फैक्ट को ध्यान में रख के, वैल्यू प्रेमिसिस का मतलब, वैल्यू का मतलब होता है कि अपने ये देखेंगे कि सही और गलत क्या है, which concludes with the choice of one behavioral activity from among one or more alternatives with the intention of moving towards some desired state of affairs। तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें रखी गई हो, उसमें से कौन सी सबसे बेस्ट है वो अगर अपने देखना है, और सबसे ज्यादा हमको कौन सी चीज ज्यादा पसंद आती है या तो कौन सी ज्यादा हमारे साथ में रिलेवेंट है, उसको सिलेक्ट करने का पूरा प्रोसेस है, उसको क्या बोलेंगे, डिसीजन मेकिंग। Decision making thus is an act of projecting one's own mind upon an opinion or a course of action। प्रोजेक्टिंग मतलब उसको डायरेक्ट करना, उस जगह पे अपने फोकस करेंगे, बराबर, कि हमारे माइंड को किसी ओपिनियन की तरफ ले जाएंगे कि हमको यही काम करना है। डिसीजन मेकिंग में तीन चीजें ध्यान में रखनी है। कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब माइंड की एक्टिविटी, बराबर, जो नॉलेज के साथ एसोसिएटेड है। फिर कोनेशन, द एक्शन ऑफ द माइंड इम्प्लाइड बाय सच वर्ड्स इज विलिंग, डिजायर, एवर्जन।
एवर्जन मतलब किसी चीज से दूरी रखना, उसको एवर्जन बोलते हैं, बराबर। विलिंगनेस मतलब इच्छा शक्ति, ये कोनेशन है। और अफेक्शन, द एस्पेक्ट ऑफ माइंड एसोसिएट विद इमोशन, फीलिंग, मूड एंड टेम्परामेंट। यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के टाइम पे अफेक्शन यानी मतलब उस चीज से लगाव होना, उस चीज के साथ तुम्हारे इमोशन को जोड़ना जरूरी है। बेस्ड ऑन द अबव कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके चार फीचर्स हमारे सामने आते हैं। पहले, डिसीजन मेकिंग implies that there are various alternatives and most desirable alternative is chosen to solve the problem or to arrive at expected result। यानी हमारे सामने बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल, उसमें से एक अपने सिलेक्ट करते हो, राइट। अ प्रॉब्लम सिचुएशन विच डज नॉट हैव ऑल्टरनेटिव, उसमें आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात। फिर existence of alternative suggests that the decision maker has freedom to choose an alternative of his liking through which his purpose is served। यानी उसका मकसद पूरा होना, उसके लिए उसके पास ऑल्टरनेटिव है, और उस ऑल्टरनेटिव में से आपके पास फ्रीडम है कि कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो तुम। आपके पास ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प में से किसी एक को सिलेक्ट करने की फ्रीडम है। फिर तीसरा लिखा गया है, डिसीजन मेकिंग में नॉट बी कंप्लीटली रैशनल। रैशनल यानी ऐसा नहीं कि हर बार समझदारी से डिसीजन लिया जाता हो, लेकिन कई बार जजमेंट भी किया जाता है, यानी जजमेंटल, और कई बार इमोशन भी उसमें काम कर जाते हैं। इन विच पर्सनल प्रेफरेंस एंड वैल्यूज ऑफ द डिसीजन मेकर प्ले सिग्निफिकेंट रोल। यानी तुम्हारा प्रेफरेंस, तुम्हारी पसंद नापसंद, वो भी ध्यान में रखी जाती है। और तुम कौन सी सोसाइटी में से आते हो, तुम्हारा वैल्यू कल्चर क्या है, तुम किस बात को सही गलत मानते हो, वो भी ध्यान में रखा जाता है। डिसीजन मेकिंग लाइक एनी अदर मैनेजमेंट प्रोसेस अ गोल डायरेक्टेड, ये भी गोल पे डिपेंड करता है, टारगेट पे डिपेंड करता है। इट इम्प्लाइज दैट द डिसीजन मेकर अटेम्प्ट्स टू अचीव सम रिजल्ट्स थ्रू डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन लेना क्यों है, तो कोई टारगेट पूरा करना है तभी, तो टारगेट ओरिएंटेड ये भी होना है। अब डिसीजन मेकिंग के टाइप्स है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट साइमन, उसने ये दो कैटेगरीज के अंदर डिसीजन को डिवाइड किया है। सीधा प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन से अपने शुरुआत करेंगे। देखो, प्रोग्राम डिसीजन यानी रूटीन और रिपीटिटिव, रोज के डिसीजन, उसको प्रोग्राम बोलेंगे। पहले से पता है कि ये डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, एंड आर मेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड रूल। आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को ध्यान में रख के, उसके नियम को ध्यान में रख के आप बनाते हो। ये पॉलिसीज पहले से एस्टेब्लिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज सॉल्व बाय प्रमोटिंग दोज एम्प्लॉइज हु मीट द प्रमोशन क्राइटेरिया। तुम्हारे सामने टिक मार्क करने के लिए पूरी शीट पड़ी हुई है, उस शीट में से तुम एक एक टिक करते जाते हो कि भाई ये सबसे ज्यादा सीनियर है तो है, उसने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तब से कौन कौन सी पोजीशन पे काम किया है, सब जगह का उसके पास एक्सपीरियंस है, तो हाँ ये टिक करते जाओ, तो प्रमोशनल क्राइटेरिया तुम्हारा पूरा होता जाएगा। और ये पहले से डिसाइड होता है। These criteria are established by promotion policy and the managers have just to decide कि भाई कौन से एम्प्लॉयज को ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं और उसके हिसाब से उनको डिसीजन ले लेना है। प्रोग्राम डिसीजंस आर कंपैरेटिवली इजी टू मेक। याद रखना, ये प्रोग्राम डिसीजन लेना आसान होता है क्योंकि वो बार बार होने वाले प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आते हैं, उसके ऊपर डिसीजन लेने, which are solved by considering internal organizational factors। Such decisions are made by personnel at lower levels। यानी जो भी बॉटम लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं ना, वही ये सारे डिसीजंस ले लेते हैं। Where the environment affecting decision making is static and well structured। जहां पे पहले से स्टेटिक यानी स्थिर, स्टेबल एनवायरमेंट है, बराबर, और पहले से डिसाइड किया हुआ एनवायरमेंट है, स्ट्रक्चर वाला। जबकि नॉन प्रोग्राम पूरा उल्टा समझना है। ये सॉल्विंग यूनिक और अनयूजुअल प्रॉब्लम, तुम्हारे सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। फॉर सच डिसीजन द सिचुएशन इज नॉट वेल स्ट्रक्चर एंड द आउटकम ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कैन नॉट बी अरेंज इन एडवांस। और उसके आउटकम को अपने पहले से अरेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू टेक डिसीजन एक्शन फॉर ग्रोथ, इट मे हैव सेवरल ऑल्टरनेटिव रूट्स लाइक गोइंग फॉर अ ग्रास रूट प्रोजेक्ट और टेकिंग ओवर एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर ग्रोथ करना है तो क्या करें, हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए, यानी ग्रास रूट लेवल, या तो किसी कंपनी को खरीद ले।
In each situation, managers have to evaluate the likely outcomes of each alternative to arrive at a decision. यानी इसमें रिजल्ट क्या आएगा पहले ये चेक करना पड़ेगा और वो सोचने के बाद डिसीजन लिया जाता है. For evaluating the likely outcomes of these alternatives, the managers have to consider various factors, many of which lie outside the organization. उसमें से कुछ तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के प्रॉब्लम्स होते हैं. A common feature of non-program decisions is that they are novel and non-recurring. Novel यानी नए होते हैं और बार बार सामने आने वाले नहीं होते. Therefore, ready-made solutions are not available. तो उसके लिए तुम्हारे पास readily available solution कोई नहीं होता. Since these decisions are of high importance because of their long-term consequences, these are made by managers at higher levels in the organization. और ये मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो लोग होते हैं ना उनके पास से डिसीजन लेने का बोलेगा. फिर स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल डिसीजन तो लास्ट है. देखो स्ट्रेटेजिक यानी वही मेजर एक्शन प्लान वो स्ट्रेटेजिक है. लॉन्ग टर्म के अंदर जिसके अंदर डिसीजन इन्वॉल्व है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज अ मेजर चॉइस ऑफ एक्शन कंसर्निंग अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूशन टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. स्ट्रेटेजिक यानी आपके पास सिलेक्शन है चॉइस है कि आपको रिसोर्स का अलोकेशन कैसे करना है. मतलब आपके पास जितने भी साधन है उसको किसके बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब इसमें कौन कौन सी बातें होती है. पहली बात मेजर डिसीजन. दूसरी बात ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. तीसरी बात इसके अंदर पुराने को छोड़ के कोई नई चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है. इसका मतलब तुम्हारी पुरानी प्रैक्टिस को तुमको छोड़ के तुमको नई प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ती है. यानी पुराना तरीका छोड़ के कोई नया तरीका तुमको अपनाना पड़ेगा. चौथी बात इसमें तीन चीजें होती है. पहली बात अ कोर्स ऑफ एक्शन और प्लान विच स्पेसिफाइज द वर्क टू बी डन टू अचीव द रिजल्ट जिसको अपने एक्शन एलिमेंट बोलते हैं. पहला आता है एक्शन एलिमेंट मतलब क्या करना पड़ेगा जिससे अपने रिजल्ट को अचीव करेंगे. दूसरा डिजायर रिजल्ट क्या है यानी रिजल्ट एलिमेंट इसको काम करने के बाद में तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आएगा. क्या हम सपोज करते हैं कि इसके बाद में रिजल्ट आउटकम क्या आएगा. और तीसरी बात कमिटमेंट विद डायरेक्ट सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक द कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब तुम रिसोर्स को अलोकेट कैसे करोगे. रिसोर्स को अलोकेट कैसे करोगे. जो रिसोर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह लाना पड़ेगा तो वो तुम्हारा कमिटमेंट है. कमिटमेंट यानी समर्पण यानी मतलब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए तुम क्या क्या करने के लिए तैयार हो. फिर लास्ट आता है द स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज नॉर्मली अ वेल प्रोग्राम डिसीजन. ये वेल नॉन प्रोग्राम डिसीजन मतलब स्ट्रेटेजिक हमेशा नॉन प्रोग्राम होता है और जो टेक्टिकल है वो हमेशा प्रोग्राम होता है. ये याद रहे. विच इज मेड अंडर द कंडीशन ऑफ पार्शियल इग्नोरेंस. पार्शियल इग्नोरेंस यानी हर चीज पता नहीं होती उसमें बराबर ना. द ऑल्टरनेटिव्स इन्वॉल्व and the outcomes of these alternatives cannot be known in advance. This is so because strategic decision is to be taken in the context of environmental factors which are quite dynamic and uncertain. ये डिसीजन किसके बेस पे लिए जाते हैं एनवायरमेंट फैक्टर्स के ऊपर और ये एनवायरमेंट बार बार बदलता रहता है वैसा है. फिर आता है टेक्टिकल डिसीजन. टेक्टिकल और ऑपरेशनल डिसीजन इज डिराइव्ड out of strategic decision. It relates to day-to-day working of the organization and is made in the context of well-set policies and procedure. The various features of a tactical decision are as follows. पहला, tactical decision relates to day-to-day operations of the organization. ये daily operations पे depend करते हैं and has to be taken very frequently. और ये बार बार लेने वाले decisions है. The decision is mostly repetitive. ये repeat होने वाले decisions है. For example, purchase of raw materials, assigning duties of to employees. रॉ मटेरियल परचेस करना रोज का डिसीजन है. टेक्टिकल प्रोग्राम डिसीजन होते हैं यानी रूल्स प्रोसीजर पॉलिसी को ध्यान में रख के किए जाते हैं. फिर तीसरी बात द आउटकम ऑफ टेक्टिकल डिसीजन इज शॉर्ट टर्म इन नेचर मतलब कुछ टाइम के लिए उसका रिजल्ट मिलता है. मतलब आप एक आध महीने के अंदर उसका रिजल्ट उसको मिल जाएगा. एंड अफेक्ट्स अ नैरो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करेगा. जैसे कि अगर परचेस गलत हो गया तो खाली परचेस डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगा. फिर द अथॉरिटी फॉर मेकिंग टेक्टिकल डिसीजन कैन बी डेलीगेटेड और ये किसके पास जाता है लोअर लेवल मैनेजर. मतलब याद रखो अगर तुम प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम याद कर लो ना तो टेक्टिकल और ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन उसके जैसा ही है. ओके
और ऑथोरिटी किसको दी जाती है इसमें? लोअर लेवल मैनेजर्स। हायर लेवल मैनेजर इससे फ्री हो जाते बाद में, यानी उनको ये सब बातों के ऊपर ध्यान रखने की बाद में जरूरत नहीं होती है।